करगिल दिवस पर पूरा देश सेना के पराक्रमियों को नमन कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी आज के दिन भी डेमोक्रेसी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर राजस्थान में लोकतंत्र बचाने की दुहाई दी है। दरअसल राहुल गांधी आजकल हर दिन वीडियो ट्वीट कर हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये हेडलाइन अब तक झूठी ही साबित हुई है। झूठी बातें फैलाने से देश का क्या नुकसान होता है, राफेल उसका प्रमाण है। आज करगिल दिवस पर आपको इस सत्य से वाकिफ होना बहुत जरूरी है कि अगर राफेल होता तो करगिल युद्ध 60 दिनों में नहीं बल्कि 6 दिन में ही खत्म हो जाता। लेकिन ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने राफेल को रोकने के लिए झूठ की पूरी फैक्ट्री एक्टिवेट कर दी थी। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की चोरी कितनी हवा हवाई होती है, उसका सबूत मिल चुका है। क्या नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाते हैं? इसका प्रमाण है ये विमान। राहुल गांधी नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी में कितनी हिम्मत है। मोबाइल पर मैसेज लिखने और वीडियो वायरल करने से पहले राहुल गांधी की यह तस्वीर याद कर लीजिए। राहुल गांधी पूरा चुनाव राफेल पर लड़ना चाह रहे थे। नरेंद्र मोदी को पता था कि जब तक राफेल आएगा तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर भी उस फैसले पर टिके रहना यह मोदी की हिम्मत थी। इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती है। कोई और प्रधानमंत्री होता तो चुनाव जीतने के लिए राफेल को किनारे कर देता। मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो। मैं पता भाग जाएगा। राफेल को लेकर मोदी पर करप्शन के आरोप चिपकाने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी ने उसे चिपकने नहीं दिया। राफेल का आना देश हित में लिया गया सबसे बड़ा फैसला था। चुनाव करीब होने के बावजूद एक नेता ने जीत हार की परवाह नहीं की। राफेल के लिए मोदी चौकीदार बन गए। 2 साल पहले के टेप को रिवाइंड करके सुने तो पता चलता है कि राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा और मोदी ने क्या क्या नहीं सुना। हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेवारी है? उस वक्त बालाकोट नहीं हुआ था। राफेल का बैलून बनाकर उड़ाया जा रहा था और मोदी के प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश हो रही थी। नेगेटिव कैंपेन के बाद भी राफेल बच गया। अब वो भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर आ रहा है। सोचिए, अगर राफेल जैसा फाइटर करगिल के युद्ध में भारत के पास होता तो क्या होता। राफेल पाकिस्तान के छल को आसमान से ही छलनी कर देता। अगर करगिल में राफेल होता तो राफेल चुटकियों में करगिल की चोटियों को फतह कर लेता। भारतीय सेना करगिल का युद्ध जल्दी जीत जाती। करगिल, द्रास और बटालिक की चोटियों पर तिरंगा जल्दी लहराता। भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की शहादत कम होती।
राफेल 60 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तानी सेना के बंकरों की चिंदी चिंदी बिखेर देता। राफेल का अचूक प्रहार जब पाकिस्तान पर होता तो वो फिर किसी हिमाकत की हिम्मत नहीं करता। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये भारत सरकार का लिखा हुआ बयान है जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ और राफेल 2020 में आ रहा है। आज की रणनीतिक स्थितियां अलग हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। फिर कारगिल के साथ हम राफेल क्यों कह रहे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। कारगिल इकलौती लड़ाई है जो मैदान में नहीं बल्कि पहाड़ों पर लड़ी गई। कारगिल की चोटियां समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊंची हैं। इन पहाड़ों पर बम गिराने के लिए मिराज 2000, जगुआर, MiG-21 और MiG-27 विमान करीब 30 से 32,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भरते थे। MiG-29 विमानों ने इसी ऊंचाई से R-77 मिसाइल दागे। इंडियन एयरफोर्स के जाबाज फाइटर पायलट्स ने जान पर खेलकर पाकिस्तान को परास्त किया। ऑपरेशन विजय में भारत को विजयश्री मिली। कारगिल की चोटियों पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहराया, लेकिन जंग जीतने में हमें 60 दिन लग गए। हमारे 527 बहादुर जवानों को शहादत देनी पड़ी और 1363 जवान घायल हुए। आज अगर पाकिस्तान से दोबारा लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए सुखोई, मिग, मिराज और जगुआर ही काफी होंगे। लेकिन अगर चीन से लड़ाई हुई तो राफेल ही गेम चेंजर बनेगा। चीन से लड़ाई में जंग का मैदान पहाड़ी होगा, रण क्षेत्र का भूगोल ठीक कारगिल जैसा होगा, लेकिन दुश्मन चालाक होगा और नए हथियारों से लैस होगा। चीन को चेत जाना चाहिए कि भारत ने राफेल को पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए ही खरीदा है। यही बात खुद एयर चीफ RS भदौरिया से सुनिए। In terms of what technologies this aircraft has brought in? राफेल से वायुसेना की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना में टेक्नोलॉजी और हथियार के रूप में राफेल एक बार फिर गेम चेंजर साबित होगा। आने वाले सालों में ये आक्रामक अभियानों और युद्ध जैसी स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। War we want to conduct in the coming years. राफेल जब अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा तो उस पर गोल्डन एरोज का यही बैच लगेगा। इस पर लिखा होगा उदयाम अजस्त्रम, यानी ऊपर बढ़ते जाओ। राफेल भारतीय वायुसेना का 17वां स्क्वाड्रन होगा। इस स्क्वाड्रन का संबंध भी कारगिल से है। कारगिल युद्ध में 17वें स्क्वाड्रन ने MiG-21 से जंग लड़ी थी। 2020 में इसके पास सबसे एडवांस फाइटर होगा। राफेल 50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है और वहीं से दुश्मन का टारगेट लॉक कर सकता है। मोदी ने जिस विमान को चुना है उसकी एक और खूबी जानेंगे तो इस पर फख्र करेंगे। कारगिल युद्ध में भारतीय विमानों पर लगी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज 30 किलोमीटर तक थी। तब पाकिस्तानी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज 20 किलोमीटर ही थी। इसलिए पाकिस्तानी प्लेन हमारे फाइटर से टकराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। राफेल पर लगी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर तक होगी, जिसे चीन भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। राफेल पर लगी स्काल्प मिसाइलों की रेंज 550 किलोमीटर तक है, यानी राफेल पर बैठे फाइटर पायलट को अगर कमांड मिले तो वो लद्दाख के आसमान में रहते हुए भी शिनजियांग के काशगर पर मिसाइल गिरा सकता है। काशगर ही वो शहर है जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होता है। राफेल का निशाना अचूक है। ये ऊपर नीचे अगल बगल यानी चारों तरफ निगरानी कर सकता है। इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस दुश्मन को देखना है, टारगेट लॉक करना है और मिसाइल का बटन दबा देना है। राहुल गांधी भी राफेल की इन खूबियों से अनजान नहीं थे, लेकिन मोदी के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव तैयार करना था। इसलिए राहुल ने राफेल को राजनीति का हथियार बना लिया था। राफेल को रोकने के लिए सियासी पैतरे आजमाए गए। सियासी पैतरे फेल हो गए तो कानूनी पैतरे चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी वो फेल हो गया तो संसद में शेम शेम के नारे गूंजे। कांग्रेस के पॉलिटिकल वॉर रूम में कैसे कैसे नैरेटिव गढ़े जाते थे, उसका ताजा सबूत है राहुल गांधी का ये ट्वीट। आधी जानकारी देकर राहुल ने उसी को पूरे सच की तरह पेश कर दिया।
लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर भारतीय रेलवे ने 2142 करोड़ रुपए खर्च किए और राज्यों से उसके एवज में 429 करोड़ रुपए ही लिए। राहुल गांधी ने 429 करोड़ को रेलवे की कमाई बता दिया और 2142 करोड़ के खर्च का हिसाब दबा लिया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जवाब दिया। देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने का वादे का क्या हुआ। मोदी को घेरने के लिए राहुल एक के बाद एक नए नैरेटिव करते हैं। वो फेल हो जाता है तो राहुल दूसरे नैरेटिव पर कूद जाते हैं। कभी चीन, कभी कोरोना, कभी रेलवे, कभी इकोनॉमी। राहुल किसी एक बात पर नहीं टिकते, शायद इसीलिए कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से लड़ रहे हैं।